हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो बच्चों, आज की क्लास मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए वापस से एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अभी हुआ क्या कि जो लास्ट वाला वीडियो था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से पहले जो मैंने मोशन के एमसीक्यूज पढ़ाए थे एंड वो दो पार्ट में थे। तो दोनों ही पार्ट आप लोगों ने ठीक से देखे, ठीक से समझे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को भी पढ़िए, क्योंकि चैप्टर्स मोस्टली जो क्लास 9th की साइंस है उसमें अगर हम चैप्टर की कैटेगरी को डिवाइड करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ती है। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री को हटा करके फिजिक्स के ऑलमोस्ट चैप्टर्स हमारे ओवर हो चुके हैं। कुछ के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, एक शायद चैप्टर भी रह गया है, और अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद मैं और अच्छी अच्छी सीरीज़ लेकर के आऊँगा आपके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई और आपके कॉन्सेप्ट आपको छोड़ के कहीं ना जाए। जिसे भी जाना होगा जाएगा, बट कॉन्सेप्ट और आपकी पढ़ाई आपके साथ रहेगी। ठीक है, तो मैंने बताया था ना एमसीक्यू की इम्पोर्टेंस क्या होती है। एक तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि रैंक दिलाने में एमसीक्यूज़ हेल्प करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर हमारा कोई चैप्टर छूट गया है किसी वजह से, कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, तो वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं एमसीक्यूज़ में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसके पढ़ने वाले हैं हम एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द एमसीक्यू नंबर 1। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने से पहले बहुत चेक करना पड़ता है। आप देखिए मार्कर की टिप कहाँ तक जा रही थी, इतना भयंकर तो मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला एमसीक्यू? एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक बाहरी प्रभाव, विच चेंज, जो चेंज कर देता है, और टेंड्स टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करता है। किसे? द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है, या उसकी डायमेंशंस या उसकी डायरेक्शंस को चेंज करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्या हम उसे मोमेंटम बोलते हैं, क्या फोर्स कहते हैं, क्या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या प्रेशर? तो बेटा आपने जब फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने फोर्स पढ़ा था कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को या उसके डायमेंशन को या उसके शेप को या उसके साइज को चेंज कर देता है। सो हियर द आंसर विल बी फोर्स, और ये एक फोर्स के डेफिनेशन की तरह भी यूज हो सकता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमसीक्यू नंबर 1। हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 2। ठीक है, क्या है अगला एमसीक्यू? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने बताया था बॉडी और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। सपोज ये कोई बॉडी है, या इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सपोज कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विच डू नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करती है जब उस पर क्या लग रहा होता है? इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं। सपोज ये बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का सपोज, और यहाँ पर भी जो है एक फोर्स लग रहा है कितना? 10 न्यूटन का। ठीक है, और दोनों फोर्स कैसे हैं? दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल हैं और अपोजिट है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट पे कोई चेंज नहीं है, कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन कर रही है तो मोशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स है। ठीक है, अपोजिट है तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, जिसे हम नेट फोर्स भी कहते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो कितना हो जाएगा? 0। मतलब बॉडी के स्टेट पे किसी भी तरीके का चेंज होने वाला नहीं है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से। बैलेंस फोर्स में आपको फोर्स के टाइप पढ़ाए गए थे, जहां पर आपको बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया गया था। तो ये जो ऑप्शन था, ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल था। क्लियर है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जो क्लास 9th में आए हैं, जिन्हें क्लास 8 बहुत आसान लगता था, जिन्हें क्लास 8 की बहुत याद सता रही होगी कि काश क्लास 8 जैसा होता ना, सब कुछ ठीक होता, पता नहीं कहाँ से इतना सिलेबस आ गया, कहाँ से इतनी चीज़ें आ गई। तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन इज योर स्टडी चैनल। आप इज योर स्टडी के चैनल पे हो,
तो फिर आपको पढ़ाई की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पढ़ाई की टेंशन है हमारी। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और हम बनाएंगे आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? द अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। देखो फोर्स कैसे हो, अनइक्वल हो और कैसे हो, अपोजिट हो, जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हो। अभी बिल्कुल हमने ऊपर पढ़ा था, इससे पहले अब थोड़ा सा चेंज है। ये बॉडी है, इसमें फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से भी क्या लग रहा है, फोर्स। अपोजिट हो गए। कैसे फोर्स लग रहा है? अपोजिट। लेकिन इस बार इक्वल नहीं है, इस बार कैसे अनइक्वल फोर्स है। कि सपोज अगर इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर से 40 न्यूटन का लग रहा है। फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा होने की वजह से क्या होगा, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये बॉडी की स्टेट को चेंज कर देगा। अगर रेस्ट पे है तो मोशन में कर देगा, मोशन पे है तो उसकी मोशन को कम, एकदम या तो स्टॉप कर देगा या तो बहुत कम कर देगा उसकी स्पीड या वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये बेटा एग्जाम्पल होता है हमारा किसका, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले हमने बैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था और ये हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालने की कोशिश करें कि नेट फोर्स कितना होगा, तो बेटा यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा आपका 50 - 40 मतलब 10 न्यूटन का फोर्स। तो अगर रिजल्टेंट की बात करें, एट लास्ट बात करें, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स 10 न्यूटन का इस तरफ लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन क्या है, तो ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है बेटा। मज़ेदार ये है कि जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो कुछ बच्चों ने सोचा, मैं भी जब छोटा था तो मैं भी ये सोचता था बहुत मज़ा, कि जो है साइकिल चलाऊंगा और तेज़ी से पैडल मारूंगा साइकिल पे, और एक बार जब साइकिल तेज़ चलने लगेगी तो उसके बाद मुझे पैडल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साइकिल अपने आप लगातार चलती रहेगी। ऐसा करके देखा भी, पैडल मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से, साइकिल स्पीड में आई, ऐसा साइकिल पकड़ के पैडल मारना बंद कर दिया और साइकिल मस्त जा रही है। लेकिन ये क्या, एक थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हुआ, थोड़ी दूर चलने के बाद साइकिल धीरे 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 उसकी स्पीड कम होने लगी और एक टाइम पे वो अपने आप रुक गई। तो किसी ने सोचा, मैंने सोचा कि यार न्यूटन ने झूठ बोला था क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया गलत है क्या? क्योंकि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मोशन में कर दिया था, और मोशन में कर दिया था तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर मेरी साइकिल अब लगातार चलती रहनी चाहिए जब तक मैं खुद से नहीं रोकूंगा ब्रेक लगा करके। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो अपने आप रुक गई। तो साइंस झूठी है, फिजिक्स झूठी है, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, ऐसा है क्या कि जब हम साइकिल चला रहे थे, सपोज ये साइकिल का पहिया है, ठीक है, ये ऐसे आगे की तरफ चल रहा था, ठीक है, ऐसे सड़क पे आगे की तरफ चल रहा था ये साइकिल का पहिया, ठीक है, व्हील। तो बेटा क्या था, ये जो जिस सरफेस पे, जिस सड़क पे वो चल रहा था, जिस रोड पे वो चल रहा था पहिया, उस रोड की जो सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस बेटा कैसी, स्मूथ तो होती नहीं है, वो सरफेस कैसी होती है, खुरदरी होती है, जिसे हम कहते हैं रफ सरफेस। क्या कहते हैं? रफ सरफेस कहते हैं। तो होता क्या है बेटा, ये रफ सरफेस इस पहिए पे अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाती है, जिसे हम Fr कहते हैं या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, या क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बेटा एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो उस साइकिल के पहिए की स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में नहीं, अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगने लग जाए तब फिर ये बात सही हो जाएगी कि बिल्कुल साइकिल में दोबारा पेडल मारने की जरूरत नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये बेटा हमेशा अपोजिट लगता है एंड टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। नहीं, ये बात भी गलत है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसके हाँ, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा एक्ट करता है कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में
अप्लाइड फोर्स की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया ना कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हेन बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, जब बैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो क्या होता है, मस्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहती है, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगी। मस्ट कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ऑलरेडी इन मोशन, अपनी यूनिफॉर्म मोशन में लगातार मूव करती रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी अगर वो पहले से ही मोशन में थी, तो ये बात भी सही है भाई। मस्ट एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि वैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। अगला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों करेक्ट है, तो हमने स्टेटमेंट चेक किया तो स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा जिसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो होंगे हमारे वो करेक्ट होंगे। क्लियर, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा बेटा 6 नंबर क्या कहता है कि व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तब क्या होता है, तब बॉडी क्या करती है, मस्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो नहीं मूव करती है। मस्ट रिमेन एट रेस्ट, नहीं रेस्ट पे भी नहीं रहती है। मस्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन और मस्ट मूव इन अ कर्व्ड पाथ, ये भी नहीं सही होगा, ऑप्शन सही होगा मस्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्सेलरेशन क्यों आएगा, क्योंकि बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी बेटा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, अब हम कर रहे हैं अगला हमारा ऑप्शन क्या है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे वर्क ना करे तो क्या होगा, मूव विद मोर स्पीड, क्या वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, नहीं। चेंजेस इट्स शेप, नहीं। ब्रेक इनटू पीसेस, नहीं। आइदर रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। यही लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब देख रहे हो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, और मुझे लगता है आगे भी कई बार पूछा जाने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो मेरी बात कितनी सही होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ अ बॉडी इज अलाउड टू फ्रीली फॉल फ्रॉम अ हाइट, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये मान लो ग्राउंड है, ये जमीन है, ठीक, और इस जमीन से ऊपर यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इसको बॉल मान सकते हैं, और ये फ्रीली फॉल हो रही है, मतलब इसको एक बॉल को यहाँ से ले जाकर ऐसे छोड़ देना है, अपने आप गिर रही, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये नीचे की तरफ गिर रही है, फ्रीली फॉल हो रही है कुछ हाइट से, ठीक है, हम हाइट मान लेते हैं कि इतनी हाइट से ये फ्री फॉल हो रहा है। इट्स स्पीड इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, और इस ऑब्जेक्ट की या इस बॉल की जो स्पीड है वो लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। सो इट इज़ बिकॉज, ऐसा किस वजह से हो रहा है, एयर डज नॉट एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स, क्या एयर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही, तो ये बात गलत होगी क्योंकि एयर का फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ इंक्रीजेस इट्स स्पीड, क्या अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स इस पे काम कर रहा होगा, तो नहीं बेटा, उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेट का फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा। अगला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इंक्रीजेस इट्स स्पीड, और अगला है प्रेशर ऑफ एयर फोर्सेस इट डाउनवर्ड, नहीं ये भी नहीं होगा। आंसर होगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो इसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है इस ऑब्जेक्ट को लगातार नीचे की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड नीचे आते समय लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ग्राउंड से टकरा नहीं जाता। टकराने के बाद फिर जो उसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F एक्ट्स ऑन अ बॉडी। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड F है, वो किसी बॉडी पे लग रहा है जिस बॉडी का मास कितना है, m है। मतलब जो फोर्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई, बोला फोर्स F की है, और जो बॉडी का मास है बेटा वो मास m है। तो बोला क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन, तो जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, नहीं। क्या डेंसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, नहीं। क्या एरिया ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, नहीं। वो डिपेंड करेगा बेटा मास ऑफ बॉडी पे। ये बात बेटा आप हमेशा याद कर रखना कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का, वो एक्सेलरेशन उसके मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, मास पे डिपेंड करता है। और अगर मास पे डिपेंड कर रहा है तो डेंसिटी और वॉल्यूम, तो अपना डेंसिटी भी
एक रीजन बनेगी, क्योंकि डेंसिटी और मास आपस में रिलेटिव होते हैं। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मैंने बताया भी था आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा क्या, कि फोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर फोर्स को कांस्टेंट रख दिया जाए, मतलब फोर्स में किसी भी तरीके का कोई चेंज ना किया जाए, तो इफ द मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, तो अगर किसी बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, सो इट्स एक्सेलरेशन इज लाइकली टू, तो अगर फोर्स को कांस्टेंट रख दिया जाए, फोर्स को कैसा रख दिया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए। कांस्टेंट का मतलब है फोर्स में कोई चेंज ना किया जाए, नो चेंज इन फोर्स। ठीक, उसके बाद बोला गया कि जो मास ऑफ बॉडी है, जो मास ऑफ बॉडी है, जो बॉडी का मास है, उसको लगातार बढ़ाया जाए। तो कहने की फिर उसके एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो मास पर डिपेंड करता है। तो बेटा अगर मास ज़्यादा है, किसी की बॉडी ज़्यादा हैवी है, भारी है, या कोई ऑब्जेक्ट है ज़्यादा भारी है, हैवी है, ठीक है, तो फिर बेटा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें बोला गया कि इंक्रीज होगा, नहीं। क्या सेम होगा, नहीं, डिक्रीज होगा। एक ऑप्शन और था कि समटाइम्स इंक्रीजेज एंड समटाइम्स डिक्रीजेस, ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जो एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मास पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है अ फोर्स F प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन A इन अ बॉडी। एक फोर्स है, वो फोर्स कितना है, फोर्स बोला गया F है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है एक बॉडी में। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, कितना, A। आगे है द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 4A इन अनदर बॉडी। उसके बाद जो फोर्स है वो F ही रहेगा, जो फोर्स है वो F ही रहेगा, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है दूसरी वाली बॉडी में, वो 4A प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब यहाँ पे A था, उसका 4 गुना प्रोड्यूस कर रहा है। तो कह रहा है कि द मास ऑफ अदर बॉडीज, तो दूसरी बॉडी का मास क्या होगा। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि मास पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो आप देखो कहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो। यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे 4A, 4 गुना है A का, 4 टाइम्स A है। तो अगर बेटा एक्सेलरेशन बढ़ा है, दैट मीन्स यहाँ का मास क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है, मतलब मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन A था और वापस से दूसरी वाली बॉडी में एक्सेलरेशन 4A हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों के फोर्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया, सेम फोर्स लगा के देखा गया, तो एक्सेलरेशन 4A हो गया। इसका मतलब है कि जो दूसरी वाली बॉडी है, द मास ऑफ द अदर बॉडी, उस बॉडी का जो मास होगा वो कम होगा पहली वाली बॉडी से 4 गुना। तो ऑप्शन कौन सा है, 4 टाइम द मास ऑफ द, नहीं 4 टाइम तो नहीं होगा, ये होगा 4 टाइम्स लेस द मास ऑफ द अदर बॉडी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कि जो दूसरी वाली बॉडी का मास होगा वो पहली वाली बॉडी के मास से 4 गुना कम होगा, 4 गुना कम होगा। कम होगा तभी तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ा है, कम है तभी तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा भाई, क्लियर होता है। अगला है बेटा हमारा क्वेश्चन, क्या कहता है कि व्हेन अ रनिंग मोटर बाइक एक्सेलरेट्स सडनली, कि जब कोई रनिंग मोटर बाइक है, कोई मोटरसाइकिल है, वो उस पर आप एक्सेलरेट करिए सडनली, मतलब जैसे बाइक चल रही है और अचानक से एक्सेलेटर उसका लिया, तो बॉडी जो है ऐसे पीछे की तरफ झटका लेती है। ठीक है, बॉडी क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है। या चलती बाइक है, बाइक चल रही है, ठीक है, सॉरी कोई खड़ी हुई बाइक है और उस पर स्टार्ट है बस वो, ठीक है, और अचानक से उस पर कोई गियर डाल दे तो बाइक आगे की तरफ भागती है, तो इंसान पीछे की तरफ धक्का खा देता है। ठीक है, तो लिखा है द पिलियन राइडर हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉल बैकवर्ड। तो जो राइडर होता है उसके चांसेस होते हैं कि वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो बेटा ये तो एग्जाम्पल आप हमेशा ध्यान में रखना, एकदम अपने दिल में बसा लेना, किसी और को हटा के अपने दिल में इस बात को बसा देना कि ये सब जितनी भी बातें होती हैं ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से होती है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल बसा लेना अपने दिलो दिमाग पे। अगला क्या है बेटा, अ फोर्स F एक्ट्स ऑन स्टेशनरी बॉडी फॉर टाइम t। एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, स्टेशनरी बॉडी पे, ऐसी बॉडी पे जो रुकी हुई है, कितने समय के लिए, t समय के लिए। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी S विल बी प्रोपोर्शनल टू,
तो जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो बेटा ये बात भी आप हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? टी स्क्वायर के। डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगी? टी स्क्वायर के। तो क्या टी के? नहीं। यहाँ टी के? नहीं। टी स्क्वायर? हाँ, बड़े वाह, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन आप रख दीजिए, टी स्क्वायर वाला, ठीक है। अच्छा भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि द इम्पैक्ट विच अ बॉडी कैन प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। एक कंबाइंड इफेक्ट किसी भी बॉडी पे जो आता है किसकी वजह से? मास की वजह से और वेलोसिटी की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? तो बेटा आप दिख रहा है मास इंटू वेलोसिटी mv, और ये किसके बराबर होता है? ये होता है मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर। याद होगा p इज इक्वल टू क्या होता था? mv। तो यहाँ पर आंसर बेटा क्या हो जाएगा? mv, सॉरी मोमेंटम हो जाएगा। किसी भी बॉडी का जो मास और जो वेलोसिटी होगी वो उस बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगी? मोमेंटम होगा उसका, ठीक है। p इज इक्वल टू mv। इसका SI यूनिट क्या होती है? इसके SI यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है? अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम की SI यूनिट क्या है? देखो अभी जस्ट पहले बताया और तुरंत आ गया। क्या बताया था बेटा मैंने? न्यूटन सेकेंड बताया था। यही क्या हो जाएगी? SI यूनिट हो जाएगी। किसकी? मोमेंटम की SI यूनिट हो जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इवन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कॉल्ड। भाई बेटा अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। क्या कहलाएगा? इनर्शिया कहलाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा भाई ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, अगर ठीक है तो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो बहुत ज़्यादा, मुझे कमेंट में बताया करो कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा कि बुरा लगा। अगर बुरा भी लगा तो बताया करो ना कि हाँ सर बुरा लगा, मज़ा नहीं आया। तो आप कैसी चीज़ें पसंद करना चाहते हो क्लास में, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, आपको और क्या चीज़ें चाहिए, तो आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो हम उन चीज़ों को आपके लिए पूरा करेंगे। आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है अ बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। देखो फिर वही आ गया, अनलेस एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। खोज लो और तुरंत लगा लो। देखो अभी बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं। देखो कितनी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है हमारा? द मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिटरमाइंड बाई। जो मैग्नीट्यूड होता है इनर्शिया का किसी भी बॉडी का, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो डिटरमाइन करते हैं बेटा उसके मास से, ठीक है। बॉडी के मास से उसका इनर्शिया जो होता है वो डिसाइड होता है। इनर्शिया डिसाइड होता है उसके मास से। अगला है मोमेंटम इज अ। मोमेंटम क्या होता है? जो मोमेंटम होता है ना, p इज इक्वल टू mv। मोमेंटम क्या है? तो बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। ओके, छोटी छोटी क्लास लूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूँगा आपकी। छोटी क्लास इस वजह से ताकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो आप परेशान हो जाते हो। आप वीडियो की लेंथ देख के परेशान हो जाते हो कि अरे सर 1 घंटे का वीडियो बना दिया, अब नहीं पढ़ना है मुझे। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो, आपका मन भी लगे पढ़ाई में। क्योंकि सर बीच में इंस्टाग्राम भी तो चलाना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी तो देखने हैं, स्नैप भी तो भेजनी है, इन सब के लिए भी तो वक्त चाहिए ना। ऐसे 1 घंटे का वीडियो ही देखेंगे तो सर ये सब कब करेंगे? तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए भी टाइम चाहिए, वही टाइम दिया गया है आपको, ठीक है। अगला है अ बॉडी P हैज़ मास 2m एंड वेलोसिटी 5v। तो लिख लेते हैं बेटा इसको। एक बॉडी है, बॉडी का नाम है P, उसका जो मास है बेटा वो 2m है, और जो बॉडी की बेटा वेलोसिटी है वो 5v है, ठीक है। अनदर बॉडी Q, उसके बाद एक दूसरी बॉडी है, उसका जो मास है बेटा वो 8m है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो 1.25v है। अब आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ P एंड Q इज। P और Q के मोमेंटम का रेशियो बताओ। तो पहले मोमेंटम तो निकालो। मोमेंटम P बराबर क्या होता है? mv। तो m यहाँ पे कितना है? 2m, v कितना है? 5v।
यहाँ पे अगर आप मोमेंटम निकालोगे P इज इक्वल टू mv, ये P मोमेंटम है बेटा, मास कितना है 8m और v कितना है 1.25v। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम कितना आ जाएगा 5 टू 10 mv, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 125 सट्ठे 125 दूनी 250, और 250 का 4 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 1000, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा मतलब 10.00 mv। ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। अब कहा गया दोनों के मोमेंटम का रेशियो निकालो, तो ये मोमेंटम है पहली बॉडी का, ये मोमेंटम है दूसरी बॉडी का, और पहली बॉडी का मोमेंटम अपॉन दूसरी बॉडी का मोमेंटम ये उसका रेशियो हो जाएगा। तो 10 mv ऊपर रहेगा और 10 mv ही नीचे रहेगा, तो ये कट जाएगा और रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 1:1। कितना आ जाएगा रेशियो 1:1। क्लियर है ना? अच्छा सवाल, देखने में भले डरावने लगते हो, देखने में भले बड़े लगते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसमें आने वाला ना हो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज 8.5 न्यूटन सेकेंड। एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 8.5 ns न्यूटन सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये न्यूमेरिक वैल्यू, और ये उसकी हो गई क्या यूनिट, क्या हो गई न्यूटन सेकेंड। द फिजिकल क्वांटिटीज, तो बेटा न्यूटन सेकेंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, अभी आपने पढ़ा था ना P इक्वल टू mv मोमेंटम, उसी मोमेंटम की यूनिट जो होती है क्या होती है न्यूटन सेकेंड। तो कहाँ गया मोमेंटम, खोज के निकालो और लगा दो टिक, कि मोमेंटम ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, देयर इज अ रबर बॉल एंड अ स्टोन बॉल। एक रबर की बॉल है, एक स्टोन की बॉल है, दोनों सेम साइज की हैं। इफ बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट, दोनों बॉल अगर रेस्ट पे हो तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। रबर बॉल हैज मोर इनर्शिया देन स्टोन बॉल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रबर बॉल का वेट कम होगा और इनर्शिया और जो स्टोन बॉल होगी उसका वेट ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। स्टोन बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन रबर बॉल, ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखें कुछ और है क्या, बोथ हैव सेम इनर्शिया, नहीं सेम इनर्शिया नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के मास डिफरेंट है। सेम इनर्शिया तभी होता जब दोनों के मास सेम होते, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि स्टोन बॉल का इनर्शिया जो होगा वो ज़्यादा होगा और रबर बॉल का जो इनर्शिया होगा वो कम होगा, क्योंकि रबर बॉल का जो मास है वो कम होगा और जो स्टोन की बॉल है उसका मास ज़्यादा होगा। और इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वी विगोरसली शेक ब्रांच ऑफ अ ट्री, अगर हम तेजी से किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाते हैं तो सम लीव्स गेट डिटैच्ड, तो कुछ लीव जो होती हैं वो डिटैच्ड हो जाती हैं, गिर जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है। फिर वही बेटा, जब ऐसी कोई चीज़ें दिखा करें, जैसे मोटरसाइकिल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बस कोई चला रहा हो, उसने जो है बस में ब्रेक मारी हो और वो आगे की तरफ चला गया हो, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी हो, अचानक से एक्सीलरेट कर दिया हो, पीछे चला गया हो, जितने आगे पीछे गिरने पड़ने वाले होते हैं ना, वो सब किसकी वजह से होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ऐसा इस वजह से क्योंकि जब ब्रांच को हिलाया गया तो जो लीव्स थी वो रेस्ट पे थी, ठीक है, तो अचानक से उनमें चेंज हुआ और वो जो क्या हुई, लीव्स गिर गई, डिटैच हो गई, तो ये इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इवन द ड्राइवर ऑफ अ फास्ट मूविंग कार सडनली अप्लाइज ब्रेक, जब कोई फास्ट मूविंग कार का ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है सडनली, तो द पैसेंजर इन द कार, तो जो कार में पैसेंजर होता है वो क्या करता है, वो पैसेंजर आगे की तरफ जो है गिर जाता है या झटका लगता है उसको आगे की तरफ। तो फॉल बैकवर्ड नहीं, फॉल फॉरवर्ड, क्या फॉल बैकवर्ड होगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया। तेजी से कार चल रही है, अचानक से ब्रेक मारो तो लोग आगे की तरफ आ जाते हैं ना, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा, फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ हो जाएंगे। ऐसे कोई कार चला रहा हो बिल्कुल, कोई अचानक से ब्रेक मारे तो आगे की तरफ हो जाता है ना, वही वाला सीन है ये, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। गलत वाला पहचानना है, सही वाला नहीं पहचानना है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो है अ स्पेसशिप कॉन्टिन्यूज मूविंग इन स्पेस, एक स्पेसशिप है वो स्पेस में मूव कर रही है कॉन्टिन्यू, कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड से। कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, कौन सा जो स्टेटमेंट होगा वो इनकरेक्ट होगा, गलत वाला स्टेटमेंट, सही वाला नहीं बताना है। तो बोला गया नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एक्ट्स ऑन इट, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा इसके ऊपर एयर की वजह से। तो ये तो स्टेटमेंट भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो स्पेसशिप है वो चल कहाँ पे रही है, स्पेस में, तो वहाँ पर एयर फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, हमें करेक्ट बताना नहीं, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगला है इट इज मूविंग इन वैक्यूम, वैक्यूम में मूव करेगा, ये बात तो सही, क्योंकि ऊपर जो है स्पेस पे एयर नहीं होती, इसलिए वैक्यूम में मूव करेगा।
ठीक है, नॉन ऑफ दिस हो नहीं सकता क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट हैं और हमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन सा होगा? अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये वाला ऑप्शन बेटा हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि बेटा जो स्पेसशिप मूव कर रही है वो स्पेस में मूव कर रही है और स्पेस में किसी भी तरीके की ग्रेविटी नहीं होती है। ग्रेविटी होती है सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, जो अर्थ की लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है। सुना होना का होगा ना आपने, आयनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लगता है, उसके बाद स्पेस में किसी भी तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ काम नहीं करता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्या आगे क्वेश्चन है हमारे पास? नो, इट इज बिग गुड। थैंक यू मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, ये तो आपके लिए क्या हो गया? थैंक यू मैसेज हो गया, क्योंकि हम लोगों ने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए। हम लोगों ने देखे ना 25 नंबर से तक कर लिए, 1 से स्टार्ट किए थे, मतलब अच्छा खासा एक एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट हो गया। मतलब स्टार्ट क्या हो गया, स्टार्ट तो हो ही गया था बहुत पहले। एक एमसीक्यू का सेशन हमने आपके साथ बहुत अच्छा सा कर लिया, बहुत प्यारा सा कर लिया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस आपको पता है, तो आप अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए एमसीक्यू को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू ही है जहाँ से आपके पास होने का रास्ता गुजरता है। क्योंकि अगर थ्योरी में या न्यूमेरिकल में कहीं मार्क्स इधर उधर होते हैं, तो एमसीक्यू ही एक खारे का सहारा है स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके मार्क्स को क्या करता है? बैलेंस करता है। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर अस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस। एंड इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? इफ यू डू समथिंग फॉर अस बाई शेयरिंग द वीडियो, बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल और डू द कमेंट, so it will be very good for us and I will be highly obliged for you. So again thank you so much and a good day, good evening, good night, good morning जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। So for supporting us, thank you so much.